Assalamualaikum students. Today we are going to study about imperative theory of law और English jurisprudence में जो दूसरा मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है वो आपका imperative theory of law पे आता है। तो जैसे हमारा मोड है स्टडी का, सबसे पहले हम पास्ट पेपर्स डिस्कस करेंगे कि imperative theory of law पे किस तरह से एग्जामिनर सवाल पूछता है, उसके बाद हम सवाल की डिटेल में जाएंगे। तो पास्ट पेपर्स की बात करें तो इसमें ये कुछ पॉइंट्स है जो मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं, इन्हीं के बारे में एग्जामिनर आपसे पूछता है। या तो वो कहेगा कि आप ऑस्टिनियन थ्योरी को इलेबोरेट करें, उसके क्या एसेंशियल्स थे, क्या मेन फीचर्स थे, और साथ में ऑस्टिनियन थ्योरी पे जो क्रिटिसिज्म हुआ था आप उसको इलेबोरेट करके लिखें। एक ये सवाल है जो पास्ट पेपर्स में मोस्ट रिपीट होता है। दूसरा सवाल है कि इम्पेरेटिव थ्योरी क्या है, उसको इलेबोरेट करें, और जो क्रिटिसिज्म उस पर किया जाता है उसको आप इलेबोरेट करें। तीसरा सवाल है कि वो सिंपल पूछ लेता है कि लॉ इज अ कमांड ऑफ सॉवरेन। इस स्टेटमेंट को, इस फ्रेज को आपने इलेबोरेट करना है अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ऑस्टिन। तीनों सवाल इसी थ्योरी के बारे में पूछे जाते हैं, क्योंकि इम्पेरेटिव थ्योरी हो, ऑस्टिनियन थ्योरी हो, एनालिटिकल थ्योरी हो, पॉजिटिव थ्योरी हो, ये चारों थ्योरीज एक ही थ्योरी का नाम है। और ये चारों थ्योरीज में एसेंशियल्स भी यही होंगे, मेन फीचर्स भी यही होगा, क्रिटिसिज्म भी यही होगा, और क्रिटिसिज्म का आंसर भी यही होगा। तो कोई भी सवाल आपसे पूछा जाए, आइदर वो ऑस्ट्रेलियन थ्योरी का है, इम्पेरेटिव थ्योरी का है, एनालिटिकल का है, पॉजिटिव का है, आपने उसमें यही सवाल लिखना है और क्रिटिसिज्म आपने इसी तरह से लिखना है। तो सवाल को शुरू करते हैं। इसमें फिर आप देखें, सबसे पहले है इम्पेरेटिव थ्योरी ऑफ लॉ, ये हमारे आज के टॉपिक का नाम है। उसके बाद है सबसे पहली हेडिंग है इंट्रोडक्शन। आपका थ्योरी वाला सवाल है या आपका कोई भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन है, आपने एलएलबी के एग्जाम्स में सवाल अपना इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करना है और कंक्लूजन तक सवाल को लेकर चलना है। तो सबसे पहले है इंट्रोडक्शन, जिसमें आपने बताना है कि जो इम्पेरेटिव थ्योरी है उसको हम ऑस्टिनियन थ्योरी भी कह सकते हैं, क्योंकि इस थ्योरी को ऑस्टिन ने प्रपोज किया था। ऑस्टिन इसका प्रोपाउंडर था, ऑस्टिन इसका फाउंडर था, ऑस्टिन इसका फादर था इस थ्योरी का। इसको हम ऑस्टिनियन थ्योरी भी कह सकते हैं, इसको हम एनालिटिकल थ्योरी भी कह सकते हैं, और इसको हम पॉजिटिव थ्योरी ऑफ लॉ भी कह सकते हैं। ये सारे नाम एक ही थ्योरी के हैं। अब इस थ्योरी की बात करते हैं पब्लिकेशन की। इंट्रोडक्शन में आप इसके अलावा भी बता सकते हैं कि इस थ्योरी का मेन डेफिनेशन क्या है। ये थ्योरी कहती है कि लॉ क्या है, लॉ इज अ कमांड ऑफ सॉवरेन। अब इस डेफिनेशन से क्या मुराद है, लॉ का क्या मतलब है, कमांड का क्या मतलब है, सॉवरेन का क्या मतलब है, वो हम बाद में एलैबोरेट करेंगे। लेकिन इंट्रोडक्शन में आपने थोड़े सारे डेफिनेशन थ्योरी की और थोड़े सारे उसके नाम बता के आपने आगे चलना है। उसके बाद नंबर सेकंड हेडिंग है इसकी पब्लिकेशन की, यानी कि कहाँ से ये आइडिया ओरिजिन हुआ, इस आइडिया की इम्पेरेटिव थ्योरी की एवोल्यूशन किधर से स्टार्ट हुई। तो पब्लिकेशन में आपने बताना है कि जो ऑस्टिन है, जॉन ऑस्टिन, उसकी आपने तारीख पैदाइश 790 और तारीख वफात लिखनी है 1859। ये आपने टाइम पीरियड लिखना है उसका, जॉन ऑस्टिन। आपने कहना है कि ये बंदा इस थ्योरी का फादर है, इस बंदे ने, जॉन ऑस्टिन ने ये थ्योरी प्रपोज की थी, वो इसका ओरिजिनेटर था, वो इसका प्रोपाउंडर था, वो इसका फाउंडर था, वो इसका फादर था। और इसकी पब्लिकेशन कैसे हुई, जॉन ऑस्टिन की बीवी थी जिसका नाम था सारा टेलर। सारा टेलर ने 1832 में एक किताब लिखी जिसका नाम था प्रोविंस ऑफ ज्यूरिस्प्रूडेंस। ठीक है, जॉन ऑस्टिन की एक बेगम थी जिसका नाम था सारा टेलर। सारा टेलर ने 1832 में एक किताब लिखी, किताब का टाइटल था द प्रोविंस ऑफ ज्यूरिस्प्रूडेंस, और इस किताब में उसने इम्पेरेटिव थ्योरी ऑफ लॉ का पूरा आइडिया जो जॉन ऑस्टिन का था वो उसने पब्लिश करवाया, अपनी किताब में पब्लिश किया। तो यहाँ से ये थ्योरी की पब्लिकेशन स्टार्ट होती है। उसके बाद आते हैं डेफिनेशन पे, जो कि मेन क्रक्स है इस पूरे सवाल का, और इसी को हमने बाद में डिफरेंट मोड्स में, डिफरेंट डायरेक्शंस में इसको इलैबोरेट करना है। डेफिनेशन की बात करें तो डेफिनेशन इसकी 3 वर्ड्स में है, 3 सेंटेंसेस में है। सबसे पहले वो कहता है ऑस्टिन कि लॉ क्या है, लॉ इज द कमांड ऑफ सॉवरेन। पहली चीज वो ये कहता है, लॉ इज द कमांड ऑफ सॉवरेन। उसके बाद वो एक वर्ड बताता है कि बैक्ड बाय सैंक्शन। बस इतनी सारी डेफिनेशन है। ठीक है, क्या कहता है, लॉ इज द कमांड ऑफ सॉवरेन बैक्ड बाय सैंक्शन, यानी कि लॉ क्या है, किसी भी सॉवरेन पर्सन की, किसी भी सुप्रीम पर्सन की, अथॉरिटेटिव पर्सन की कमांड है जिसे बैक किया जाता है, जिसको सपोर्ट किया जाता है, एनफोर्स किया जाता है बाय द सैंक्शन। ये सिंपल आपने पहले डेफिनेशन लिखनी है इन्वर्टेड कॉमास में, और फिर आपने आगे उसके एसेंशियल्स को इलैबोरेट करना है। अब हम आगे जब आते हैं तो हमने बताना है
कि जो डेफिनेशन में एसेंशियल्स निकलते हैं, जिसमें आपका पहला एसेंशियल है कमांड, दूसरा है सॉवरेन, तीसरा है सैंक्शन। ठीक है, बैक्ड का मतलब आपको पता है एनफोर्सिएबल, ठीक है, यानी कि सपोर्टेड बाय। उसको बूस्ट अप कौन करवाता है, उस लॉ को इंप्लीमेंट कौन करवाता है, सैंक्शन करवाती है। और लॉ को इशू कौन करवाता है, सॉवरेन पर्सन। ठीक है, और कमांड क्या है, सॉवरेन क्या है, सैंक्शन क्या है, ये तीन इसके एसेंशियल्स इस थ्योरी के, इस डेफिनेशन के जो कि ऑस्टिन ने प्रपोज की, तीन इसके एसेंशियल्स जो निकलते हैं उसको हम इलेबोरेट करेंगे। अब इसमें एक एक करके आपने देखना है कि कमांड क्या है, सॉवरेन क्या है और सैंक्शन क्या है। अब आपने यहाँ तक तो आपने अपना सवाल कर लिया, अब आपने एक एक चीज को इलेबोरेट करना है। पहले ब्लैक्स लॉ डिक्शनरी की डेफिनेशन बतानी है सिंपल, कि लीगल इसका क्या डेफिनेशन है, कमांड बीएलडी में यानी कि ब्लैक्स लॉ डिक्शनरी में कैसे डिफाइन होती है। तो इसमें ऐसा है कि ब्लैक्स लॉ डिक्शनरी कहती है कोई भी ऑर्डर या फिर डायरेक्टिव, एनी ऑर्डर और डायरेक्टिव इज कॉल्ड एज कमांड। ये ब्लैक्स लॉ डिक्शनरी की डेफिनेशन है। सबसे पहले आपने कमांड की हेडिंग लिखनी है, नीचे आपने लिखना है एन ऑर्डर और डायरेक्टिव इज कॉल्ड एज कमांड। कोई भी हुक्म जो है वो कमांड होता है, उसको ब्लैक्स लॉ डिक्शनरी ऐसे डिफाइन करती है। अब हमने बताना है कि इसको ऑस्टिन कैसे डिफाइन करते हैं अपनी थ्योरी में, वो क्या कहता है कमांड क्या है। तो इसका कुछ कॉन्सेप्ट इस तरह से है, ऑस्टिन कहता है इसमें कमांड को जब ऑस्टिन इलेबोरेट करता है तो सबसे पहले वो ये कहता है कि ऑर्डर, कमांड जो है वो कोई भी विश का नाम नहीं है, किसी भी किस्म की डिजायर का नाम नहीं है, ख्वाहिश या तमन्ना। किसी भी इंसान की अगर कोई ख्वाहिश है तो हम उसको कमांड नहीं कह सकते, एक चीज। दूसरी चीज ऑस्टिन ये कहता है कमांड क्या है, कमांड वो होती है जो जनरल पब्लिक के लिए हो, जिसका पर्पस किसी जनरल पब्लिक पर इंप्लीमेंट होता हो, इम्पोज होता हो, उसको हम कमांड कहते हैं। इसके बाद हम एग्जांपल में भी समझेंगे जाकर, आपको और समझ आ जाएगी। कमांड होती है फॉर एग्जांपल एक बादशाह, हमने यहाँ पता ना कमांड ऑफ सॉवरेन, सिंपल आप समझ लें सॉवरेन से मुराद बादशाह है। अब इसमें से क्या है, बादशाह की कोई भी ख्वाहिश कमांड नहीं है। बादशाह कहता है मेरा दिल कर रहा है कि आज चिकन बनाया जाए, तो ये कमांड नहीं है, इसको लॉ नहीं कहा जाएगा। नंबर 2 है जनरल पब्लिक के लिए होना चाहिए। अब बादशाह ने जो चिकन बनवाया है वो उसका स्पेशल पर्पस है, वो सिर्फ उसकी अपनी जात तक महदूद है, लिमिटेड है, कन्फाइंड है इन एरिया में, तो वो कभी भी लॉ नहीं बन सकता। लेकिन अगर वो ऐसा ऑर्डर जारी करता है कि कल से तमाम के तमाम लोग अपने बिजनेसेस 8 बजे शुरू करेंगे, या अपनी दुकानें या सेल परचेज के मामला 8 बजे शुरू होंगे, और इस उसके हुक्म का, इस कमांड का जो इतलाक है, नफ्जुल अमल है, ये तमाम लोगों पर होगा, ऑल पीपल, सारे जनरल जो पब्लिक है उन सब पे होगा, तो ये फिर एक लॉ है। यानी कि वो कमांड जो कि फॉर जनरल पब्लिक के लिए हो, तमाम पर अमल होता हो उसका, उसको हम कमांड कहते हैं। उसके बाद नंबर 3 पे ऑस्टिन कहता है कमांड होती है वो जो कि एक पॉलिटिकल सुपीरियर पर्सन किसी पॉलिटिकल इंफीरियर पर्सन को जारी करे, यानी कि उसने पावर की डिस्ट्रीब्यूशन बताई। ऑस्टिन ने क्या बताया, पावर की डिस्ट्रीब्यूशन बताई। उसने कहा कमांड वो होती है जो कि एक पॉलिटिकल सुपीरियर पर्सन, जिसके पास पावर ज्यादा है, जो ज्यादा ऑथोरिटेटिव पर्सन है, वो किसी पॉलिटिकल इंफीरियर पर्सन को कोई अगर कमांड या हुक्म जारी करता है जो कि फॉर जनरल पब्लिक के लिए, उसको हम कमांड का नाम देते हैं, और वो वाली कमांड लॉ बनती है। ठीक है, इसमें आप देखें ऐसा नहीं हो सकता कि कोई भी इंसान, आम सारा बंदा उठ के और कह दे कि ये अभी आप सबके लिए उसके ऊपर इतलाक होता है, आप सबके लिए ये कानून है कि सेल परचेज का मामला 9 बजे शुरू होगा, ये कमांड नहीं है, ना ही ये लॉ बनेगा। लॉ तब बनेगा जब कोई पॉलिटिकल सुपीरियर पर्सन, वो जो अथॉरिटेटिव है, जिसके पास अथॉरिटी है, जो सुप्रीम है, वो कोई ऑर्डर जारी करेगा, तो फिर हम कहेंगे कि ये कमांड है और ये लॉ है। ये कमांड में 3 चीजें इसने ये इलैबोरेट की। उसके बाद आता है सॉवरेन। अब सॉवरेन से मुराद हम पहले ब्लैक्स लॉ डिक्शनरी में देखते हैं। ब्लैक्स लॉ डिक्शनरी कहती है बॉडी विच हैज सुप्रीम एंड एब्सोल्यूट पावर। ठीक है, ब्लैक्स लॉ डिक्शनरी सॉवरेन को डिफाइन करती है कि ऐसी बॉडी जिसके पास सुप्रीम और एब्सोल्यूट पावर्स है, यानी कि जो खुद मुख्तार कुव्वत रखता है, ताकत रखता है, उसको हम सॉवरेन पर्सन कहते हैं। ठीक है, ये ब्लैक्स लॉ डिक्शनरी की डेफिनेशन है। अब जब हम इसमें आते हैं ऑस्टिन में, तो ऑस्टिन क्या कहता है, ऑस्टिन ये कहता है कि सॉवरेन से मुराद वो पर्सन है
जवाब क्या है, वो पर्सन हु इज ओबेड बाय ऑल बट नॉट ओबे एनीवन। ठीक है, ऑस्टिन कहता है यानी कि वो इंसान जिसको सब ओबे करते हो, सब फॉलो करते हो, उसका कहा गया जारी किया गया हुक्म सब मानते हो, लेकिन वो खुद किसी के अंडर ना हो, वो खुद आजाद हो, वो किसी को ना मानता हो, उसको हम कहते हैं सॉवरेन पर्सन। इसकी कुछ एग्जांपल्स आप नोट डाउन कर लें। अमेरिका में जब आप देखते हैं तो अमेरिका में जो कांग्रेस है, सॉवरेनिटी कांग्रेस के पास है। कांग्रेस जो भी कानून बनाती है वो सारे के सारे वहां के बाशिंदे अमेरिका के उस कानून को फॉलो करते हैं, लेकिन वो कांग्रेस खुद किसी से भी आगे फॉलो नहीं करती, कोई भी उसको डायरेक्शंस नहीं दे रहा होता, वो अपने कामों में आजाद होती है। ठीक है, मालिक होती है, खुद मुख्तार होती है, एब्सोल्यूट और सुप्रीम पावर रखती है। तो यहाँ पर सॉवरेनिटी किसके पास है, कांग्रेस के पास। लेकिन ये कॉन्सेप्ट थोड़ा सा जब हम क्रिटिसिज्म में जाएंगे ना, वहां पे भी जाकर भी देखेंगे कि इसके ऊपर भी तो कुछ लिमिटेशंस आती हैं कि वो कोई भी ऐसा कानून नहीं बना सकता जो फंडामेंटल राइट से अगेंस्ट हो, वो कोई ऐसा कानून नहीं बना सकता जो किसी के रिलीजन से अगेंस्ट हो, इमोरलिटी पे बेस करता हो, एथिक्स के अगेंस्ट हो, वो कुछ लिमिटेशंस है। ये फिर ऑस्टिन के ऊपर क्रिटिसिज्म आता है कि उसने जो सॉवरेन की डेफिनेशन दी है उसमें तो ये चीजें फॉलो नहीं कर सकती। अब फॉर एग्जाम्पल हम पाकिस्तान में देखते हैं तो पाकिस्तान में सॉवरेनिटी बिलोंग्स टू अल्लाह अलमाइटी। अब हम सब अल्लाह ताला को फॉलो करते हैं, अल्लाह ताला को ओबे करते हैं, अल्लाह ताला की फरमाबरदारी करते हैं। ठीक है, लेकिन अल्लाह ताला खुद मुख्तार है, एब्सोल्यूट अथॉरिटी रखता है, फर्दर वो किसी की बाउंड नहीं, किसी को ओबे नहीं करता, इसका मतलब है वो एक सॉवरेन पर्सनैलिटी है। ठीक है, उसके बाद आता है नेक्स्ट चीज हमारे पास सैंक्शन। सैंक्शन को जब हम ब्लैक्स लॉ डिक्शनरी में डिफाइन करते हैं तो ब्लैक्स लॉ डिक्शनरी क्या कहती है, एनीथिंग विच पिनलाइज, यानी कि जो अथॉरिटी या कोई कुव्वत या कोई ऐसी पावर जो आपको पिनलाइज करने का इख्तियार रखती हो, आपको सजा देने का इख्तियार रखती हो, उसको हम कहते हैं सैंक्शन। इसमें आप देखें कि जो सैंक्शन का वर्ड है ये एक रोमन वर्ड है, इसका मतलब है पिनैलिटी। पेनल्टी एक रोमन वर्ड है, उधर से ये कॉन्सेप्ट निकला है सैंक्शन का। और ऑस्टिन ने भी यही कहा था कि कोई कानून उस वक्त तक कानून नहीं होता जब तक वो किसी सॉवरेन पर्सन ने कमांड की फॉर्म में इशू ना किया हो और उसके पीछे कोई ना कोई सैंक्शन, कोई ना कोई पेनल्टी, कोई ना कोई सजा ना हो। अगर कोई ऐसा सॉवरेन है जिसने कोई कमांड जारी की है और कमांड ना करने के पीछे कोई सैंक्शन भी मौजूद है तो हम उसको लॉ का नाम देंगे। तो ये आपके कुछ इसके मेन फीचर्स थे, मेन एसेंशियल्स थे। फिर से रिवाइज करें, डेफिनेशन में उसने कहा कि लॉ क्या है, कमांड ऑफ सॉवरेन है, बैक्ड बाय सैंक्शन है। तीन एसेंशियल इसमें निकले थे, कमांड था, सॉवरेन था और सैंक्शन था। कमांड हमने ब्लैक्स लॉ डिक्शनरी में देखा, ब्लैक्स लॉ डिक्शनरी सिर्फ इतना कहा कि कोई भी ऑर्डर या कोई भी डायरेक्टिव जो है वो कमांड कहलाता है। और जब हमने इसका पढ़ा ऑस्टिन का, ऑस्टिन ने कहा कोई भी विश या कोई भी डिजायर किसी बादशाह की ख्वाहिश कानून नहीं बनती। उसने कहा कानून वो फिर बनेगी जब वो पब्लिक एट लार्ज के लिए होगी, जब वो कोई पॉलिटिकल सुपीरियर किसी पॉलिटिकल इंफीरियर के लिए जारी करेगा, फिर वो कमांड लॉ बनेगी। उसके बाद हमने देखा सॉवरेन क्या है, तो ब्लैक्स लॉ डिक्शनरी का हर वो पर्सन जो कि सुप्रीम और एब्सोल्यूट अथॉरिटी रखता है, एब्सोल्यूट मुकम्मल पावर रखता है, उसको हम सॉवरेन कहते हैं। ऑस्टिन ने ये कहा कि वो पर्सन जिसको सारे ओबे करते हैं लेकिन वो किसी को ओबे नहीं करता, उसको हम सॉवरेन कहते हैं। कुछ एग्जांपल्स बताएंगे, जैसे पाकिस्तान में सॉवरेनिटी बिलोंग्स टू अल्लाह अलमाइटी। उसके बाद सैंक्शन है, सैंक्शन में हमने देखा कि ये रोमन वर्ड है, पेनल्टी का वहां से निकला है, यानी कि किसी भी लॉ को लॉ कहने के लिए उसके पीछे कोई ना कोई सजा, कोई ना कोई पेनल्टी जरूर होनी चाहिए। ये कुछ फीचर्स थे ऑस्टिन के थ्योरी के। अब उसके बाद हमने बात करनी है कि इसके मेरिट्स क्या है, कि ऑस्टिन ने जो थ्योरी दी थी इंपेरेटिव थ्योरी ऑफ लॉ, या उसको ऑस्टिनियन कहा, एनालिटिकल कहा, पॉजिटिव कहा, इन सब के मेरिट्स क्या है, इन सब की क्या फायदे हैं, कैसे ये चीज जो है वो प्रिवेल करेगी। तो इसमें ये था कि इसमें मेरिट्स में जब बात की गई तो मेरिट्स में आए मिस्टर सेलमंड। सेलमंड ने थोड़ा सारा इस थ्योरी को सपोर्ट भी किया और थोड़ा सारा इस थ्योरी की क्रिटिसिज्म भी की। सपोर्ट में उन्होंने कहा कि ये एक ऐसी थ्योरी है जो कि लॉ की नेचर को भी बताती है और साथ साथ लॉ की सैंक्शन की भी बात करती है, यानी कि लॉ की एनफोर्सिबिलिटी की भी बात करती है। तो ये एक अच्छी थ्योरी है। ये सेलमंड के रिमार्क्स से इस थ्योरी के ऊपर मेरिट्स में उसने कहा कि ये लॉ को डिफाइन भी करती है, उसकी नेचर भी बताती है कि कमांड ऑफ सॉवरेन और साथ में साथ उसको एनफोर्स हमने कैसे करना है, सैंक्शन की बात भी करती है। उसके बाद आते हैं क्रिटिसिज्म के ऊपर कि क्रिटिसिज्म क्या था इस थ्योरी के ऊपर। जैसा कि हमने पास्ट पेपर्स में देखा कि वो थ्योरी के एलिमेंट्स के साथ साथ आपको पूछते हैं कि इसके ऊपर क्रिटिसिज्म क्या हुआ था, उसको आप जरूर इलेबोरेट करें।
तो आपने इन तमाम हेडिंग्स के साथ इसका क्रिटिसिज्म लिखना है, इसके ऊपर तनकीद लिखनी है। सबसे पहली चीज़ है कि ये गन मैन थ्योरी है। लोगों ने इसके ऊपर क्रिटिसाइज किया, मुख्तलिफ ज्यूरिस्ट ने, कि ये गन मैन थ्योरी है। इसमें और इस एग्जाम्पल में कोई फ़र्क नहीं कि जैसे कोई एक डाकू है वो बैंक में जाता है और वो गन पॉइंट पे कहता है कि जल्दी से सारा खजाना निकालो, तो बिल्कुल ऐसा ही ये कानून है कि एक बादशाह जो कि सॉवरेन पर्सन है, जिसके ऊपर कोई लिमिटेशन नहीं है, वो किसी को ओबे नहीं करता, और वो गन पॉइंट पे कोई ना कोई कानून जारी कर दे कि जिसका इतलाक तमाम तरह पे हो जाए, तो ये गन मैन थ्योरी है। इसका कोई मोरालिटी के साथ, कोई लॉ के साथ कोई रिलेशन नहीं है। ये सिर्फ एक गन मैन थ्योरी है जो गन बेस के ऊपर लॉ की इम्प्लीमेंटेशन करवाती है। उसके बाद लॉ बिफोर स्टेट, इसमें जूरिस्ट ने कहा कि ये जो लॉ है ये सिर्फ इतना कहता है, ऑस्टिन ने सिर्फ इतना कहा है कि लॉ वही होगा जो कमांड ऑफ सॉवरेन है, यानी कि वही लॉ की बात करता है जिसे स्टेट पास करती है, जिसे कोई पार्लियामेंट अप्रूव करती है। लेकिन इसने कस्टम्स की बात नहीं की कि जो हमारे कस्टमरी लॉज होते हैं, जो हमारी कस्टम्स होती हैं, वो भी हमारे ऊपर बाइंडिंग होती हैं, लेकिन उनमें तो कोई भी सॉवरेन पर्सन नहीं होता, उनमें कोई पर्टिकुलर पर्सन नहीं होता जो जारी करे हमें, जो सैंक्शन लगाए कि अगर आपने इस कस्टम की खिलाफ वर्जी की तो हम आपको पिनलाइज करेंगे, ऐसा कोई सीन नहीं होता। तो फिर क्या ये लॉ नहीं है? अगर हम ऑस्टिन की थ्योरी में देखें तो ऑस्टिन ने तो ये कहा था ना, कमांड ऑफ सॉवरेन है बैक्ड बाय सैंक्शन, लेकिन कस्टमरी लॉज की बात करें तो उसमें सॉवरेन तो है नहीं, उसमें कोई सैंक्शन भी नहीं है, तो क्या फिर ये लॉ नहीं है? लेकिन कस्टमरी लॉज एग्जिस्ट करते हैं, तो ये भी इसका एक क्रिटिसिज्म था। उसके बाद जनरलिटी ऑफ लॉ में उन्होंने कहा कि ऑस्टिन ने ये कहा था जो कमांड है वो पब्लिक एट जनरल, जो पब्लिक एट लार्ज है, इन जनरल वे में उसकी एप्लीकेशन होगी तो फिर हम कहेंगे लॉ। लेकिन फिर इसके ऊपर जूरिस्ट ने क्रिटिसाइज करके कहा कि कुछ लॉज ऐसे होते हैं जो पर्टिकुलर अरीना में फॉल करते हैं, जो पर्टिकुलर पर्पसेस के लिए होते हैं, तो क्या वो कानून नहीं, क्योंकि वो तो जनरल एट लार्ज पे, पब्लिक एट लार्ज पे इम्प्लीमेंट ही नहीं होता। इसमें उन्होंने कहा फॉर एग्जांपल टैक्स लॉज हैं हमारे, इनहेरिटेंस के लॉज हैं, ये सब के ऊपर तो इम्प्लीमेंट नहीं होते। ये आपके डाइवोर्स के लॉज हैं, ये तो सिर्फ उन्हीं पे इम्प्लीमेंट होंगे जिन्होंने डाइवोर्स देनी है, जिन्होंने टैक्स वाला कारोबार करना है। तो इसमें फिर उन्होंने कहा ये तो स्पेशल कैटेगरी वाले लॉज हैं, तो इसमें तो पब्लिक एट लार्ज सारी इन्वॉल्व नहीं होती, तो क्या फिर ये लॉ नहीं है? ये भी एक क्रिटिसिज्म हुआ। उसके बाद सॉवरेनिटी वाले कॉन्सेप्ट भी होगा कि फॉर एग्जांपल जैसे मैंने पहले अर्ज किया कि जो आपकी यूके की पार्लियामेंट समझ लें, उसको आल्दो इख्तियार है कि वो कोई भी कानून बना सकती है, लेकिन अगर उसने ऑस्टिन की वजह से देखे तो वो सॉवरेन है, सॉवरेनिटी उसके पास है पार्लियामेंट के पास, लेकिन स्टिल उसके ऊपर कोई ना कोई लिमिटेशंस हैं। वो कोई इमोरल लॉ नहीं बना सकती, वो कोई फंडामेंटल राइट से आ रही कोई भी कानून नहीं बना सकती, वो कोई किसी के रिलीजन के अगेंस्ट कानून नहीं बना सकती। तो ये कुछ उसके ऊपर रेस्ट्रिक्शंस थी। फिर उन्होंने कहा कि सॉवरेनिटी डिफरेंट प्लेसेस पे डिफरेंट होती है। पाकिस्तान में अल्लाह अलमाइटी के पास है, अमेरिका में कांग्रेस के पास है, यूके में पार्लियामेंट के पास है, तो फिर हम कैसे बता सकते हैं, कोई एक डेफिनेशन हम कैसे कह सकते हैं? इसने कहा लॉ इज अ कमांड ऑफ सॉवरेन, तो सॉवरेन से मुराद क्या है? अल्लाह अलमाइटी है, कांग्रेस है, पार्लियामेंट है, क्या है? तो ये उसने कहा कि ये इसका लेकुना है, ये इसका एक क्रिटिसिज्म है, एक डाउनफॉल है जो उसने फुल नहीं किया। उसके बाद प्रोमलगेशन की बात की गई कि लॉ उसने बस वही बताया जो स्टेट इशू करेगी, जबकि बाकी भी कितने लॉज होते हैं, हमारे केस लॉज, हमारे प्रेसिडेंट्स, वो भी तो लॉ होते हैं, लेकिन उनकी बात ऑस्टिन ने नहीं की। फिर उन्होंने कहा, इसने कहा कि लॉ इज अ कमांड ऑफ सॉवरेन। इसके अलावा अगर हम इंटरनेशनल लॉ की बात करें तो उसमें तो कोई कमांड नहीं, उसमें कोई खास सॉवरेन पर्सनैलिटी में, उसमें तो डिफरेंट स्टेट्स की ट्रीटीज होती हैं, तो उसमें फिर लॉ कहाँ गया? फिर सैंक्शन की बात की कि सैंक्शन कैसे होता है, नॉट एप्लीकेबल टू इंटरनेशनल लॉ। उसने कहा कि जो ऑस्टिन ने ये डेफिनेशन दी है कि लॉ इज अ कमांड ऑफ सॉवरेन, ये इंटरनेशनल लॉ पे एप्लीकेबल नहीं, क्योंकि वहाँ पे पर्टिकुलर कोई एक सॉवरेन नहीं है, पर्टिकुलर कोई एक सैंक्शन नहीं है, वहाँ पे डिफरेंट स्टेट्स हैं, उसमें हम कैसे मुतय्यन करेंगे कौन सा सॉवरेन है, क्या सैंक्शन है? तो इस तरह फिर वहाँ पे भी ये डेफिनेशन अप्लाई नहीं होती। तो उसने कहा कि इस वाली थ्योरी के अंदर, इस वाली डेफिनेशन के अंदर ऑस्टिन ने कोई भी एथिकल एलिमेंट नहीं डाला, कोई भी मोरालिटी की बात नहीं की, उसने जस्ट बुलेट पॉइंट पे बता दिया, गन पॉइंट पे, कि लॉ वो है जो कमांड ऑफ सॉवरेन है, जिसने ना किया उसको सैंक्शन पेनलाइज किया जाएगा। इसमें कोई एथिकल चीजें तो है ही नहीं, मोरालिटी की तो कोई बात नहीं की गई, हिलाकियात की कोई बात नहीं की गई। अगर वो सॉवरेन पर्सन कोई इमोरल लॉ बनाते तो हम उसको कहाँ पे लेके जाएंगे, इसकी तो बात ही नहीं की गई। उसके बाद पर्पस ऑफ लॉ इग्नोर्ड। उन्होंने कहा, क्रिटिक्स जो थे उन्होंने कहा कि इसने जो ऑस्टिन ने जो मेन पर्पस होता है लॉ का, जो रिहेबिलिटेशन पर्पस है कि पीस मेंटेन किया जाए, वो तो इसने किया ही नहीं। इसने तो गन पॉइंट पे हरासमेंट और पूरा खौफ हरास फैला दिया है, ये कह के कि लॉ जो है वो कमांड ऑफ सॉवरेन है, कि सॉवरेन जो कहेगा वही हरफ आहर होगा। तो ये इसके कुछ क्रिटिसिज्म थे, और ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट थ्योरी है, बहुत ही ज़्यादा आप कह सकते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट, मोस्ट रिपीटेड सवाल है ये। जब भी आपका ये सवाल आएगा, आपने इंट्रोडक्शन, मीनिंग, डेफिनेशन, एसेंशियल्स को इलैबोरेट करने बाद में अपने क्रिटिसिज्म को इन डिटेल बता देना। जब आप इसकी यहाँ तक याद कर लेंगे ना, सेंक्शन तक यानी कि एलिमेंट्स तक, तो आप खुद ब खुद इसका क्रिटिसिज्म जो है वो कर लेंगे।
तो ये सवाल था आपका टोटल, अच्छे तरीके से तैयार करें। कोई भी सवाल अगर आपको समझ ना आई हो या किसी पॉइंट की समझ ना आई हो या इसके अलावा कोई सजेशन आप देना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। थैंक यू।